नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज किस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अब से आप ये कार्यक्रम नजर और नजरिया 4 बजे की जगह 5 बजे देखा करेंगे। आप सबके राय मशवरों का इंतजार रहेगा कि क्या आपको ये वक्त ज्यादा सूट कर रहा है, आप इसको लेकर आपकी राय क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज जो टॉपिक लेकर मैं आई हूँ बेहद महत्वपूर्ण है। आप लगातार देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सीज फायर हुआ, उसके बाद से ही भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इसको कंप्लीट फेलियर बताया जा रहा है। क्योंकि जब जो देशों को हमारे साथ आकर खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि भारत के ऊपर हमला हुआ था, ये आतंकवादी हमला था, लेकिन हमने देखा कि एक भी देश हमारे साथ इस मुश्किल घड़ी में खुलकर सामने आकर हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, या मैं कहूं कि भारत सरकार के साथ नहीं आके खड़ा हुआ। उसके बाद आनन फानन में एक तरह से एक प्रतिनिधि मंडल तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का, ऑल पार्टीज का बनाया गया, उनको भी अलग अलग जगहों पर भेजा गया है, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। और उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अपनी ही चीचल इधर कराने के लिए ये प्रतिनिधि मंडल बनाकर क्यों इन देशों में भेजा गया है, जब इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और अगर हमला हमारे ऊपर हुआ है तो हम क्यों सफाइयां देने के लिए अलग अलग देशों में जाएंगे, इसको लेकर भी सवाल उठाया गया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है नरेंद्र मोदी की उस विश्व गुरु की छवि पर, जो पिछले 11 साढ़े 11 सालों से बीजेपी और मीडिया की मिली भगत से गढ़ी गई कि ऐसा कभी नहीं हुआ इससे पहले, जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। आपने वो देखा झप्पियां पाते हुए, आपने नरेंद्र मोदी को देखा अलग अलग लीडर्स के साथ, उस सब की भी कलई खुलकर सामने आ गई है। और अब ताजा मामला है G7 से जुड़ा हुआ। 15 तारीख से लेकर, यानी कि 15 जून से लेकर 17 जून के बीच कनाडा के अल्बर्टा में G7 समिट की जा रही है। इस G7 समिट में 2019 से लेकर 2024 तक, यानी कि लगातार 6 साल तक भारत इसका हिस्सा रहा। नरेंद्र मोदी लगातार इस समिट का हिस्सा रहे, वो जाते रहे एक स्पेशल गेस्ट की तरह और लगातार अपनी बातों को वहां पर रखते रहे। लेकिन ये अब एक तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस G7 समिट में जिसका इस बार मेजबान कनाडा है, उसने भारत को न्योता नहीं दिया है और अब ये विश्व भर में हेडलाइंस बना रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि न्योता दिया ही नहीं गया है, लेकिन अब भारत में ये हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल शुरू हो गया है कि अभी तक तो न्योता नहीं मिला है, लेकिन अगर न्योता मिलता भी है तब भी मोदी जी नहीं जाने वाले हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब बहुत दिनों पहले ही तमाम देशों को, जिनको इनविटेशन जाना था, जिनको बुलाना था मेहमान के तौर पर, उनको इनविटेशन भेजा जा चुका है, तो भारत को अगर बुलाना था तो उनको पहले इनविटेशन क्यों नहीं दिया गया? और अगर भारत को इनविटेशन नहीं दिया गया है या नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया गया है, तो इसके मायने क्या हैं? मैं आपको ये भी बता दूं कि जो G7 है उसमें जो कंट्रीज शामिल हैं, उसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और उसके साथ साथ यूएसए है। और जिन कंट्रीज को बुलाया गया है, उनमें जो कंट्रीज शामिल हैं उनमें ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है और यूक्रेन है। इसमें भारत नहीं शामिल है, इसमें भारत को नहीं बुलाया गया है। ये आप समझिए कि कितना गंभीर है ये एक देश के तौर पर, जहां हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम देश की अब चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। इस तरह का क्लेम किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से कि हम 5वीं से अब चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 140 करोड़ से ज्यादा का देश हैं, हम एक बड़ा बाजार हैं। ऐसे वक्त में एक छोटा सा कंट्री कनाडा, जो इसकी मेजबानी कर रहा है, वो भारत जैसे बड़े देश को इनवाइट नहीं कर रहा है। क्या ये मोदी की जो विश्व गुरु की एक छवि है, जो एक गुब्बारा जो इसके इर्द गिर्द जो है वो क्रिएट किया गया था, क्या उसकी पूरी तरीके से हवा नहीं निकालता है? ये गंभीर सवाल इसलिए भी खड़ा करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जो फॉरेन पॉलिसी हमारी बिल्कुल पूरी तरीके से चरमराई हुई नजर आ रही है, क्या ये उसका एक्सटेंशन है? ऐसे वक्त में जब दुनिया 2 हिस्सों में नजर आ रही है और ये तय हो रहा है कि कौन से देश किस ताकत के पीछे खड़े हुए हैं, ऐसे में भारत कहां है?
भारत किन ताकतों के साथ है या भारत के साथ कौन सी ताकतें हैं। अगर कल को आप ये मान लें कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, अगर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये दुनिया जाती हुई अगर नजर आती है, तो फिर भारत उसमें कहां खड़ा होगा, किस ग्रुप के साथ होगा। ये तमाम सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ हुआ है उससे गंभीर सवाल हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर खड़े हो गए हैं, नेतृत्व को लेकर खड़े हो गए हैं। क्या पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जो है वो फेल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो 56 इंच की बात बार बार कही जाती थी, जो तमाम तरह की उपाधियां अपने नाम के साथ मोदी जी ने गढ़ी मीडिया के साथ मिलकर, क्या वो सब तार तार होती हुई नजर नहीं आ रही है। आप देखिए इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार प्रेसिडेंट बने, तब आपने देखा कि नरेंद्र मोदी को उसमें इनवाइट नहीं किया गया। यह दावा किया गया विपक्ष की तरफ से कि लगभग 1 महीने तक वो डेरा डाल के बैठे रहे, एक बार नहीं 3-3 बार वो अमेरिका गए कि मोदी जी को इनवाइट कर लिया जाए, लेकिन मोदी जी के सो कॉल्ड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इनवाइट नहीं किया। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सीज फायर हुई, अमेरिका जिस तरह से धमकाता हुआ नजर आ रहा है, चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ हुआ है, पाकिस्तान के साथ जिस तरह से जो देश आकर खड़े हुए हैं और जिस तरह की आर्थिक और सैन्य मदद जो है या हथियारों की मदद उनको दी गई है, उस समय भारत की स्थिति क्या है, इस सबको लेकर गंभीर चिंता का विषय ये बन गया है। आप हमारे आसपास के तमाम पड़ोसी देखें, उनसे हमारी किस तरह से एक स्थिति है, किस तरह की टसल की स्थिति बनी हुई है, वो भी गंभीर सवाल खड़े करता है। और ताजा ही जो सीडीएस ने बयान दिया है, वो तो आप देख ही लें कि कैसे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमारे फाइटर जेट्स जो हैं उनका नुकसान हुआ है। लेकिन भारत सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी अपनी छवि को बचाने के लिए क्या देश की छवि के साथ किसी तरह का एक तरह से ये खेल कर रहे हैं, ये अब बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। 3 खास मेहमानों को आप देख सकते हैं। मेरे साथ इंटरनेशनल मामलों के जानकार, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट अमरीश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अमरीश जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, जाना माना चेहरा सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ गए। सिद्धार्थ जी, आपका भी स्वागत कार्यक्रम में। और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और फॉरेन मामलों पर गहरी पकड़ रखने वाले अनिल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए। अनिल सिन्हा जी, माफ कीजिएगा। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। शुरुआत में करना चाहूंगी अमरीश जी आपके साथ, ये सब कुछ जो हो रहा है कि क्या इसको आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फॉरेन पॉलिसी हमारी एक तरह से फेल होती हुई साबित हुई, जिस तरह के सवाल उस पर उठ खड़े हुए, उसका आप एक्सटेंशन देखते हैं, या फिर 2023 से कनाडा और भारत के बीच जो खालिस्तानियों के को लेकर जो टसल शुरू हुई और भारत का जो एक्सट्रीम स्टैंड उस पर रहा, या आप उसका इसको एक्सटेंशन देखते हैं? मैं इसको ऑपरेशन सिंदूर का फॉलोअप देखता हूं। हालांकि इसका रिश्ता जरूर 2023 से जो कनाडा से विवाद हो रहा है उससे भी इसका रिश्ता है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, जो ये कहा जा रहा था कि ठीक है, हमारी बात, हमारे साथ लोग नहीं खड़े हुए, लेकिन मतलब दुनिया नहीं खड़ी हुई, लेकिन हम जब ऑपोजिशन पार्टीज के जो एमपीज हैं उनका डेलीगेशन भेजेंगे तब लोग समझेंगे। आज क्या स्थिति है? आज वो डेलीगेशन इंडोनेशिया से लेके यूएस तक चला गया है, अलग अलग डेलीगेशन। उन्होंने अपनी बातें रखी। अभी तक सोचिए, साथ खड़ा होना तो दूर, किसी ने ये भी नहीं कहा कि वाकई इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। ये जो पूरी बात है, देखिए बहुत महीन बात है, मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ी सी तवज्जो लोग दें। ये जो नरेंद्र मोदी ने जो अपने भाषण में कहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीज फायर के बाद, कि द एरा ऑफ वॉर इज ओवर बट द एरा ऑफ टेररिज्म इज नॉट ओवर, और उसमें मैंने उस समय कहा था कि उल्टा सच्चाई ये है, एरा ऑफ टेररिज्म इज ओवर, द एरा ऑफ वॉर हैज बिगन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो टेररिज्म का एक नैरेटिव था, जो 9/11 के बाद 2001 में 9/11 के बाद शुरू हुआ, और जिसका इस्लामोफोबिया से बहुत क्लोज रिश्ता था। टेररिज्म मतलब मुस्लिम, ये जो, और ये वर्ल्ड पावर्स फैला दी थी। ये कोई भारत ने नहीं शुरू किया या आरएसएस ने नहीं शुरू किया, ये अमेरिका ने और पूरा वेस्टर्न पावर्स ने 9/11 के बाद सोची समझी रणनीति के तहत कि अभी कोई दुश्मन है नहीं, सोवियत यूनियन है नहीं अब,
तो इस्लाम को एक दुश्मन के रूप में खड़ा करो। और उन्होंने ऐसे ग्रुप्स भी स्पॉन्सर किए, अल-कायदा से लेके आईसिस से लेके, और उसको एक बड़ी डिबेट है अभी। लेकिन क्या हो गया, 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब हमास का हमला होता है और जिस तरीके से हमास इस्लाम के जिहाद को एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में दिखाता है पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया, आप 7 अक्टूबर 2023 देखिए और आप आज की दुनिया देखिए। आज जब मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, वहां पर जो स्टूडेंट्स है, जो कि दुनिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है जहां एंट्रेंस पाना मुश्किल है, वहां के स्टूडेंट्स फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाते हैं। जब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की लड़ाई हो रही है और सामने इजरायली अपोनेंट है, तो जो दूसरा अपोनेंट है, चाहे वो आयरलैंड का हो चाहे वो इटली का हो, वो जब मारता है उसको तो फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाता है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अब आप देखिए, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि अभी वही दुनिया है, और मैं नरेंद्र मोदी को पर्सनली इसमें अकेले में चिन्हित नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि उनकी पूरी जो टीम है, और उनकी टीम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है जिसका नाम है अजीत डोवल, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और अजीत डोवल पे ये जो देखिए नरेंद्र मोदी की जो सीमाएं हैं, वो उनका काम है इस पूरी टीम में जो 2014 में सत्ता में आई, उनका काम है डोमेस्टिक ऑडियंस को देखना। जो फॉरेन मामले और जो थोड़ा सा जहां सोफिस्टिकेशन रिक्वायर्ड है, वो काम अजीत डोवल का है। डोवल की समस्या ये रही है कि वो इजराइल के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहे, उस कैंप के देखे गए हैं। और लेकिन डोवल में वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, उन्होंने मौकों पर दिखाया है कि वो रशिया के साथ भी एंगेज कर सकते हैं, वो चाइना के साथ भी एंगेज कर सकते हैं। लेकिन वो जो फ्लेक्सिबिलिटी उनकी थी वो यहां पर टूट गई जब इंडिया पे टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में, और उसके बाद हमने जब जवाब दिया और हमने जिस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की, हमने उसको एक आतंकवाद के बारे में बार बार कहा, उसको लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में उसको हमने नहीं देखा। हम ये भी कह सकते थे कि हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल का कोई खेल हो। और जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव ने परसों क्या कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पे दबाव डाल रहा है कि वो रशिया और चाइना से अलग हटे, वो ब्रिक्स से अलग हटे और क्वाड में जाए। अब क्वाड क्या है, देखिए G7 फिर भी एक बिजनेस उसको माना जाता है कि जो 7 प्रमुख देश है उनका एक वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि पॉलिटिकल भी है। पर क्वाड तो सीधे मिलिट्री है, और क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस, वो स्पेसिफिकली चाइना को घेरने के लिए बनाया गया है। भारत को क्या जरूरत थी उसमें जाने की, ये भी अजीत डोवल की नीति थी। अब यहां पर लैवरोव क्या कह रहे हैं, लैवरोव कह रहे हैं कि भारत के ऊपर दबाव है क्वाड कंट्रीज का, यानी यूएस का। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, जापान मतलब नहीं रखते, यूएस का दबाव है कि वो ब्रिक्स से हटे, वो रशिया और चाइना से जो जो नजदीकियां भारत की वो तोड़े। अब आप सोच लीजिए, और ये पूरा जो मामला है ऑपरेशन सिंदूर का, इसमें आके यही फंस गया है कि इसमें भारत किस कैंप में जाए। जो दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है, उसमें भारत कहां जाए। और एक चीज और मैं बुशरा जी कहना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अभी यूक्रेन ने रशिया पे एक अटैक किया है कल, और बहुत बड़ा वो ड्रोन अटैक है जिसमें रशिया के एयर बेसिस को यूक्रेन ने हिट किया है। एक बात मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये संभव कैसे हुआ। ये रशिया के अंदर बैठ के हुआ है काम, और रशिया के म्यूजियम में जो पुराने रशियन एयरक्राफ्ट थे, उनके जो एल्गोरिथम्स थे, उनको यूज करके इन्होंने नए एयरक्राफ्ट, जो उनका पूरा जो सिस्टम है, उनके एल्गोरिथम्स को ट्रेस किया और उसके हिसाब से मारा। टेक्नोलॉजी यहां बढ़ गई, और रशिया का एक भी आर्मी पर्सनल, नॉट इवन 1 कैजुअलिटी, केवल माल का नुकसान। ये है नई वॉरफेयर। और एलोन मस्क ने भी कह दिया कि ड्रोन, ये जो मैन्ड एयरक्राफ्ट हैं, ये अब इनका दौर खत्म है, अब ड्रोन वॉरफेयर का समय। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि ड्रोन वॉरफेयर में कहीं ना कहीं हम कमजोर थे, क्योंकि हमारे मैन्ड एयरक्राफ्ट गिराए गए। अब तो ये मान लिया गया है अनिल चौहान जी द्वारा। तो ये देखिए ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट जी। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि अब जो लड़ाई, जो जंग का
करने का जो तरीका है वो भी कैसे नई टेक्नोलॉजीज के साथ जो है वो बदल गया है। और इसीलिए वो राहुल गांधी की एक वीडियो जहां वो ड्रोन जो है वो आप किस तरह से ताकतवर हैं जब वो लड़ाई होगी या किसी दूसरे देश के साथ जब जंग होगी, वो पूरी तरीके से वायरल हो रहा है। जो एक उन्होंने बहुत डिटेल में राहुल गांधी ने वो एक अपना वीडियो बनाया था, खासतौर पर जब यूक्रेन ने रशिया पर जिस तरह का बड़ा हमला किया है। हालांकि अब रशिया ने भी रिटेलिएट किया है, वो भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। अनिल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कोई कमेंट सिद्धार्थ जी आपसे कि इस सब को कैसे देखा जाए। क्या ये एक मौका मोदी जी के हाथ से निकल गया जहां मीडिया को ये एक बार फिर से चांस मिलता उन्हें विश्व गुरु बनाने का। देखिए कैसे उन तमाम देशों के साथ मोदी जी खड़े हुए हैं जो हम हर साल तस्वीरें देखते थे। क्या मोदी जी के हाथ से भी वो चांस निकल गया जो तस्वीरें वो उनके सामने निकल कर आती और पूरा राइट विंग जो है फिर लग जाता। उससे हासिल क्या हुआ उसकी बात तो अब होती नहीं है, या फिर अगर जाते तो ज्यादा मुश्किल में फंस जाते क्योंकि वहां अमेरिका होता और दूसरे देश वहां पर होते और कनाडा से फिर किस तरह की बातचीत होती, क्योंकि वैसे ही कनाडा से हमारे रिश्ते जो हैं वो कितने खराब है वो साफ दिख रहा है। और नई गवर्नमेंट से भी किस तरह की बातचीत है वो भी अभी खुलकर सामने नहीं आया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या आपको लग रहा है कि विश्व गुरु का गुब्बारा लगातार फूट रहा है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनली दोनों तरह से उनकी छवि को बड़ा धक्का लगा है? जी, दोस्ती ना कभी दबाव या दादागिरी में नहीं होती, दबाव या दादागिरी में नौकरी चाकरी होती है। पिछले 10 साल से समूचा बीजेपी इकोसिस्टम भारत को विश्व गुरु साबित करने पे तुला हुआ है। मतलब बाकी दुनिया तो शिष्य हुई, आप गुरु हो गए तो इसका मतलब शिष्य हो गए। तो बताइए, गुरु से कोई दोस्ती थोड़े करता है। गुरु जी से तो बच्चे कन्नी काट काट के भागते फिरते हैं कि कहाँ पकड़ में आ जाएंगे और जबरदस्ती हमको प्रवचन देने क्लास में बिठा देंगे। तो हुआ यही है, सीधी सीधी बात यह है कि सबको पता है कि ट्रंप साहब ने भारत में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पस्त करके रखा था, उस समय सीज फायर की सबसे पहले घोषणा ट्रंप साहब ने की थी। उसके बाद भारत सरकार ने तो कह दिया कि ट्रंप साहब का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए आप G7 में जाएंगे तो वहां पर तो ट्रंप साहब मिल जाएंगे। ट्रंप साहब कहीं फिर से जी वहां पर मोदी जी को पकड़ के गले लगा के बोल दें कि माय डियर फ्रेंड मोदी, मेरे कहने पे आपने तो मान लिया सीज फायर, बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा लग गया। तो बचना है ना, मतलब मेरी सगाई किसी के साथ हो गई है, मुझे शादी नहीं करनी है तो मैं भागता फिरूंगा ना, नहीं तो पकड़ लेगा सामने वाला, जो होने वाले ससुर जी है वो हमको पकड़ लेंगे कि भैया तुम सगाई करके भाग कैसे रहे हो। तो मेरे ख्याल से मोदी जी को, भारत की सरकार को लेकिन हिम्मत सिद्धार्थ जी, दिखानी यहाँ तो चाहिए। सगाई का इनविटेशन ही नहीं मिला दूल्हे को। मेरे मेरे ख्याल से भारत सरकार को हिम्मत दिखानी चाहिए। ट्रंप साहब को दुनिया के सामने एक्सपोज करने का इससे अच्छा मौका नहीं है। भारत विश्व गुरु है, मेरा भी मानना है। 10 साल से अगर आपने डंका बजाया है तो कहीं ना कहीं तो उसकी आवाज तो गई हुई है। ट्रंप साहब आएंगे और ट्रंप साहब के सामने भारत के प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया के सामने G7 में कहना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे थे, सीज फायर मैंने करवाया था, पाकिस्तान मेरे सामने गिड़गिड़ाया था, आपका कोई रोल नहीं था, आप फालतू में बीच में पढ़ के क्रेडिट मत लीजिए। ये कहने का सुनहरा मौका भारत के पास है। विश्व गुरु अभी तक हम खुद को बोल रहे थे, इस बार विश्व गुरु बनने का मौका है। ये मेरे ख्याल से इस मौके को भारत सरकार को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि G7 की बैठक कोई द्विपक्षीय नहीं होती कि कनाडा हमको बुलाएगा तब हम जाएंगे। साल में एक बार सितंबर में यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली होती है। दुनिया भर के लोग वहां पर जाके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भाषण देते हैं। इनको क्या अमेरिका बुलाता थोड़े है, वो तो एक मीटिंग है। मीटिंग में G7 का भारत पिछले 6 साल से G7 के बैठक में अगर जा रहा है तो भारत सदस्य के नाते पहुंच सकता है। भारत के प्रधानमंत्री जी के पास भारत सरकार का 8,000 करोड़ का हवाई जहाज भी है, वो पहुंच जाएंगे तो कोई कनाडा रोकेगा थोड़े? कनाडा रोक नहीं सकता। मेरे ख्याल से भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को ये एक सुनहरा मौका है। ट्रंप साहब ने जो जो झूठ बोला है इस सीज फायर के किस्से में, ट्रेड का बात किया, ये सब कुछ हुआ नहीं था। पूरा का पूरा भारत के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, भारत के प्रधानमंत्री जी को दया आ गई, दया आके उन्होंने सीज फायर कर लिया। ट्रंप जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हैं। ट्रंप साहब को एक्सपोज करने का सबसे अच्छा मौका है। दुनिया के सामने, 7 देशों के सामने ट्रंप साहब को एक्सपोज करें कि आप झूठ बोलना बंद कीजिए, ये सब नाटकबाजी बंद कीजिए, आप फालतू में दूसरे के युद्ध में मत जाइए। क्योंकि हम दुनिया भर के युद्ध तो हम रोकते हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध हम रोकते हैं, तो हमारा युद्ध आप कैसे रोकिएगा? रशिया यूक्रेन का युद्ध तो भारत नहीं रोका था ना, वहां पर जाके दोनों को बोले थे ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है।
तो रशिया यूक्रेन का युद्ध अगर भारत रोक रहा है, इतने बड़े हम विश्व गुरु हैं, तो हमारी लड़ाई दूसरा कैसे रोक सकता है? हम खुद समझदार हैं। तो मेरे ख्याल से कारण यही है। बाकी आपके दर्शक समझदार हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी G7 में जाने से क्यों बच रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका जवाब मिल गया, क्योंकि वहां ट्रंप साहब रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और लेकिन अभी बात ये है कि इनवाइट किया ही नहीं गया है। आखिर कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है? कनाडा जो है साउथ अफ्रीका को बुलाता है, ब्राजील को बुलाता है, यूक्रेन को बुलाता है, ऑस्ट्रेलिया को बुलाता है, लेकिन वो भारत को नहीं बुलाता है। ये 7 देशों का समूह है, यानी कि सब मिलजुल कर इसको डिसाइड करते हैं। अनिल जी, ये 7 देशों का अगर समूह है तो खाली कनाडा तो डिसाइड नहीं कर रहा होगा कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, या फिर आपको लगता है कि उसी ने डिसाइड किया है कि मैं मेजबान हूं और मैं नहीं चाहता कि भारत को इस बार बुलाया जाए? क्या देख रहे हैं आप इसके पीछे की स्ट्रैटेजी? भारत की छवि इतनी कमजोर या मोदी की छवि इतनी कमजोर होती हुई क्यों नजर आ रही है, या मोदी के रहते भारत की छवि कमजोर हो रही है? नहीं नहीं, देखिए ये मतलब वो बिना इनविटेशन का आप नहीं जा सकते। वो ये उसकी बैठक है G7 की। G7 एक ग्रुप है, इंडस्ट्रियलाइज जो नेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, जो टॉप इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, एक्सेप्ट डेमोक्रेसीज, नॉट ये क्या कहते हैं रशिया वगैरह। मतलब जो डेमोक्रेसीज हैं और डेवलप्ड हैं, वो जो है उनका एक ग्रुप है। और ये ग्रुप जो है वर्ल्ड में जो क्या कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड है और जो बिजनेस है, कॉमर्स, उसको दिशा देने के लिए, वर्ल्ड में एड देने के लिए जो आप सहायता देते हैं, आर्थिक सहायता, ये सब डिसीजन के लिए एकदम प्योरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का, उसको पॉलिसी लाइन पे ले जाने का काम है। इसमें जापान है, एशिया में एक ही कंट्री है जो जापान है उसका मेंबर। बाकी 4 कंट्रीज हैं ये वेस्टर्न यूरोप के डेवलप्ड नेशन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड स्टेट्स है ये जो है 3, और एक कंट्री और कौन सा आएगा तो 7 नेशन, कनाडा। तो वो जो है कनाडा भी इसीलिए है कि वो जो अमेरिकन जो डेवलप्ड इकोनॉमीज का आप समझ लीजिए क्या एक ग्रुप है जो कि अपने इंटरेस्ट और साथ में वर्ल्ड इंटरेस्ट, उनका कहना है कि डेमोक्रेसीज, फ्री ट्रेड का जो कंसेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट, इसको प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने किया हुआ है। अब है क्या कि हिंदुस्तान जब इसमें आगे बढ़ा, जब ग्लोबलाइजेशन के ये में, और धीरे धीरे हमको मतलब एक डेवलपिंग इकोनॉमी से हम लोग जो है इमर्जेंट क्या इमर्जिंग ये इकोनॉमीज के रूप में हमको कैटेगराइज करने लगा, तो हम लोग उसके मेंबर बने। तो ये एक था। दूसरा है क्या कि ये सब जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी से तय होती है। वो सिर्फ इससे नहीं तय होता है कि आपके पास जीडीपी कितना, उसमें तो लग्जमबर्ग जो है, लग्जमबर्ग अभी हमको लगता है अभी भी नंबर 1 ही होगा, वो पर कैपिटा इनकम में सबसे वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। तो लेकिन वो मेंबर नहीं है। तो इसीलिए वो आपका रोल क्या है वर्ल्ड इकोनॉमी के पॉलिटिकल इकोनॉमी में, वो है रोल। हमने रोल लूज किया, ये मान लेना चाहिए। ये कोई आप ये भी अगर आप लोग समझ रही हैं कि ये आउटकम है ऑपरेशन सिंदूर का और पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट का, तो ये गलत है, क्योंकि एक दिन में ये डिसाइड नहीं होता है। ये जो इन्विटेशंस है ये कम से कम जब पिछले बार जब कनाडा ने टेक ओवर किया होगा तो सेक्रेटेरिएट शिफ्ट हो गया होगा कनाडा। यही होता है कि जो चेयरमैन कंट्री है वहीं वो सेक्रेटेरिएट उनके पास चला जाता है। उसके बाद से ये 6 महीने से ज़्यादा से तैयारी चल रही होगी कि अगली मीटिंग में कौन आएगा गेस्ट के रूप में, कौन स्पीकर होगा, क्या हमारा टॉपिक होगा। ये सब तैयारी कम से कम 3 महीने पहले क्लोज हो गई होगी कि किसको इनवाइट करना है। इसमें हो गया कि इसका मतलब ये है। और आपको ये आप इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत थोड़ी ही है। ट्रम्प का जो ये हुआ, इंस्टॉलेशन हुआ है जो प्रेसिडेंट, तो उसमें आपने देखा ना कि उसमें भी रोज खबर चल रही थी कि इनको इनवाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री को इनविटेशन ही नहीं आया। इंडिया को तो क्या कहते हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को भी इनविटेशन नहीं आया। एज ए कंट्री सबको इनवाइट किया है, उसमें हमको इनवाइट कर दिया। हमारा जो उद्योगपति है वो उनके क्या कहते हैं कोर ग्रुप में जो था, और जो हमारा टारगेट है पन्नू, मतलब जिसको हम मानते हैं कि ये वो उनके भोजन में शामिल था।
तो आपकी स्टेटस आपका उस समय भी पता चल गया था। फिर आप गए वहां भागे भागे, उन्होंने स्टेट विजिट पे नहीं बुलाया था। आप लोगों को बताइए, ये जो गए थे क्या कहते हैं मोदी ट्रंप से मिलने के लिए, दैट वाज नॉट ए स्टेट विजिट। ये लोग चले गए थे मिलने, तो वो वहां पर जो आपका स्टेट विजिट नहीं था, तो फिर उसके पास कोई उसकी क्या कहते हैं ऑब्लिगेशन उसका नहीं था कि आपको खूब स्वागत करे। जैसे मन में आया, आपको कोई लेने भी नहीं आया व्हाइट हाउस में, और कैसे बेइज्जत किया वगैरह सब आपने देख ही लिया। तो वो आपका स्टेटस का पता चलता है। आप और वो इनवाइट किया उनको, चाइना को अपने ये में इंस्टॉलेशन में इनवाइट किया प्रेसिडेंट को पर्सनली। ये आपको याद रखना चाहिए कि चाइनीज प्रेसिडेंट को पर्सनल इनविटेशन गया। वो कहा कि हम नहीं आएंगे, हमारा फॉरेन मिनिस्टर जाएगा, और वो आगे के रो में बैठा हुआ था, और आप तीसरा या चौथा रो में आपका वो मतलब इनसिग्निफिकेंट प्रेजेंस था आपका। जैसे तैसे करके आपने इज्जत बचाई कि आप कम से कम मौजूद हो गए। तो आपकी स्टेटस खत्म हो चुकी है पहले ही, इसीलिए खत्म हो चुकी है कि आपके पास कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आपके पास आज अगर नेपाल में अगर कोई समिट होगा, तो मैं आपको मतलब मुझको अंदेशा है, और मैं इसको रखना चाहता हूं कि उसमें आपको नहीं बुलाएगा, और आप जो है सो कीर्तन रह जाएंगे, क्योंकि आपकी स्थिति बहुत खराब है। वो घूम रहा है श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या कहते हैं उसके साथ शी जिनपिंग के साथ उसके फोटो जा रहे हैं। सीधे सीधे बताता है कि श्रीलंका का आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट चाइना के साथ है। इसी तरह से आप गए वहां, आपको गंगा जल बांट रहे थे ये क्या कहते हैं मॉरिशस वाले। अरे गंगा जल से कोई नहीं प्रभावित होता है, पूरा पॉलिसी फ्लॉट है। ये गंगा जल और क्या कहते हैं कुंभ आप देख रहे हैं, ये तो युद्ध तो अभी हुआ ना, कह रहा है कुंभ से हमको ऊर्जा मिल रही है और हम जाएंगे सोमनाथ। अरे हमारा फोकस खत्म हो गया है। एज ए कंट्री वी आर फेल्ड कंट्री। और ये चाहे पाकिस्तान का, तो कल को अगर मालदीव से अगर कुछ झगड़ा हो ही गया, उसने हमारा आर्मी हमारी निकाल दी। हमको क्या कहते हैं अभी वो 2023 में तो हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ सिक्योरिटी का, वो उसके लिए आजकल में उनके यहाँ रिवीजन हो जाएगा उसका कि हमको कोई टाई नहीं चाहिए, नो सिक्योरिटी टाई अप। मालदीव 5 लाख कितना का कंट्री है, मतलब ये क्या कहते हैं जो पॉपुलेशन हमारा मुंगेर में जो सब का भी जो उसका पॉपुलेशन नहीं होगा हुआ। आपकी पोजीशन खत्म हो गई है, इसीलिए कि आप स्टैंड नहीं ले सकते। फिलिस्तीन के साथ हम लोग 1930 से हैं, बकायदा उनके लेख हैं जो गांधी जी के कि फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार मिले, और वो बोले तभी इजराइल वाले लोग, मतलब इजराइल उस समय बना नहीं था, वो जो है सो उनको वहां रहने का यहूदियों को मिले। ये हमारी पॉलिसी उस समय से है। हम अभी बार बार फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नेतन्याहू हमारे दोस्त है, जैसे बराक ओबामा और क्या कहते हैं ट्रंप को दोस्त बताते हैं। आपने पूरी पॉलिटिक्स ऐसी तैसी कर दी है। इसके पीछे रीजन ये है कि आरएसएस 1925 से एक ही पॉलिसी पर चल रहा है, मुसलमान को देश से निकालो। वो पॉलिसी नहीं चलने वाली है। यहाँ हिंदुस्तान तीसरा कंट्री है सबसे बड़ा पॉपुलेशन में मुसलमान का। तो आपका इसीलिए अभी देखते हैं हेडलाइंस, अरे डूब मरना चाहिए ये क्या कहते हैं अखबार वालों को। अभी हेडलाइंस क्या है, हेडलाइंस आज का एक्सप्रेस में, मैं यहाँ का जो लोकल अखबार में का एक्सप्रेस एडिशन है उसमें है क्या 2000 बांग्लादेशी को हमने एक्सपोर्ट किया। अरे ये खबर है, इसमें लिखना चाहिए कि मूर्खतापूर्ण है ये बातें। हम अमेरिका में कह रहे हैं क्या कि हमारे लोगों को क्यों सिक्कर लगा के आप भेज रहे हैं क्या कहते हैं और ये कर रहे हैं, और अब बांग्लादेश के लोगों के ये तो रूटीन मैटर है। हर पुलिस को अगर मान लिया कोई आदमी इन्फिल्ट्रेटर है उसको भेजे, इसको हेडलाइन लगाएगा। तो आपकी पॉलिसी पूरी खत्म हो गई है। बांग्लादेश आपके रोज गालियां दे रहा है आपको, आपके खिलाफ चाइना का उसने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोल दिया है। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल का नाम, प्लेस का नाम बदल रहा है आपका, आप कुछ नहीं कर सकते। और आपका प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, वो विक्रमगंज से पाकिस्तान को चुनौती देते। आज तक सुना है कि ट्रंप को अगर इराक के बारे में बात करनी हो तो वो जाके टेक्सास में रैली करेगा। अरे वो व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा और बोलेगा कि ईरान और इराक के साथ हमारी ये पॉलिसी है और हम जो है हम ऐसा करेंगे।
वो विक्रमगंज में बता रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, उसको बता रहे हैं क्या कि हम घुस गए मार देंगे और न्यूक्लियर फलना क्या क्या थ्रेट को नहीं मानते, कुछ से कुछ कह रहे हैं। और अंत में ऑपरेशन सिंदूर के लिए सिंदूर बांटने का अभियान तो चालू ही होने वाला था। तो ये कंट्री का फोकस नहीं रहा, और ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है। अभी ये क्या कहते हैं, जो टैरिफ था, टैरिफ में हर कंट्री ने, यूक्रेन तक ने अपना स्टैंड लिया कि भाई नहीं, हमने ऐसे नहीं से डील करेंगे। हमने क्या स्टैंड लिया अभी तक आपको पता है? वो भी 50% फिर स्टील का उसने टैरिफ लगा दिया। सबसे ज्यादा अफेक्ट स्टील इंडस्ट्री को इंडिया में होने वाला है। कोई एक खबर आपने देखी कि क्या हमारी हालत होने वाली है? 25% में हमारी बुरी हालत थी, अभी 50% कर दिया। पूरा का पूरा जो मन में आए कर रहा है, आप बोल नहीं सकते। यूनाइटेड किंगडम से हमने एग्रीकल्चर में भी कुछ कुछ डील कर लिया है। ये क्या है? ये अडानी और अंबानी और कॉर्पोरेट का ये है, और कुछ दलाल और चमचे किस्म के लोग जो है उसको इसकी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। उससे हम खत्म होने वाले हैं। और ये अगर किसी बनाना कंट्री बना लिया है आपने, अरे आपको आप पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं करते तो आपका कौन इज्जत करेगा? पार्लियामेंट की आप मीटिंग नहीं करते, आपका प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं जाता और न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता, और वो उसके बाद कहेंगे कि हम जाकर के अमेरिका हमको इज्जत करे। अरे नेहरू की इज्जत इकोनॉमी के कारण थोड़ी थी, सुई बनाने तक का हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन अभी वीडियोज आप देख लीजिए कि नेहरू जब अमेरिका गए थे तो अमेरिकी लोग जो है रोड पर थे। उस समय कोई डायस्पोरा भी नहीं था, अमेरिकी लोग थे जो कि एक इंडिपेंडेंट एंटी कॉलोनियल कंट्री के लीडर को रिसीव करने आया था। और कैनेडी को, खुद कैनेडी, उनको इंतजार करने में दिक्कत लगी विमान से बाहर, तो अंदर चले गए। मतलब ही वॉज सो इम्पेशेंट टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए इतने बेताब थे कि वो अंदर जाकर के चले गए, विमान में घुस गए, और वहां से लेकर के प्राइम मिनिस्टर नेहरू और इंदिरा गांधी उनके साथ थी, उनको लाया। उसके बाद उनका क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस में उनका रिसेप्शन देखिए। आइजनहोवर ने जब इंडिया में फैल गया कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू रिजाइन कर रहे हैं, उन्होंने कोई सीक्रेट लेटर जारी किया था, ऐसा माना जाता है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो आइजनहोवर ने चिट्ठी लिखी कि कृपा करके आपको तो अपने देश की जरूरत है ही, वर्ल्ड को आपकी जरूरत है। ऐसा अगर ये ऐसी चिट्ठी अगर लिखवा कभी ये ले आए ट्रम्प लोग से, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि यहाँ का मीडिया तो एक साल तक कूदता रहेगा, तो सिर के बल खड़े होकर के। नेहरू जी का कुछ नहीं किया, कोई नहीं, लोगों ने सिर्फ उसको एज इट इज छापा। उस समय का अखबार सब देखिए, आपको पता चलेगा। लेकिन आइजनहोवर का चिट्ठी, वो भी बाद में रिवील हुआ कि आइजनहोवर ने उनको चिट्ठी लिखी है। ये सोचिए कि ये अंतर है। और ये निशिकांत दुबे का स्टेटमेंट आ रहा है कि उनकी क्या पॉलिसी थी, वो तो मांग रहे थे, और फैला रहा है वो एक चिट्ठी जो लिखी थी 61 में, ये 62 में JF कैनेडी को, उस चिट्ठी का फैला रहा है क्या कि वो गिड़गिड़ा नहीं रहे थे। हमने तीनों चिट्ठियां पढ़ी है, किसी चिट्ठी में गिड़गिड़ाया नहीं। एक देशभक्त प्राइम मिनिस्टर का एक अपील था, हमको मदद करो। उसमें कहीं नहीं लिखा कि हम हारता युद्ध लड़, और उसमें एक पहली चिट्ठी में तो ये भी लिखा कि हमारे डिफरेंसेस अपनी जगह है। ये नहीं लिखा कि हम तो आपके यहाँ बिछ गए हैं। उन्होंने कहा हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन वर्ल्ड डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि भारत को आप हथियार दीजिए और हम लोग लड़े, और हमको ये चीज की जरूरत है। ये है पॉलिसी। अरे ये देखिए, एकदम हिंदुस्तान के लोग 10 साल तो बहुत ज्यादा समय है, साल भर के बाद उनको पता चलेगा कि ये जो रेजिम ने उनके साथ क्या किया है, और उनके जमीन, उनकी रिसोर्सेज सब बेच दिया है प्राइवेट कंपनीज को, बाहरी को। अभी रफाल की इतनी बात आ रही है, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है कि रफाल गिरा या नहीं। ये मुद्दा सिक्योरिटी पर छोड़ दीजिए और सेना उसको तय करे। लेकिन ये मुद्दा है कि रफाल की डील में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, हमने जो उनके साथ एग्रीमेंट किया है। ये चर्चा अभी होनी चाहिए थी ना, किसी अखबार में आपने देखा? चर्चा को यहीं तक रखे हुए है कि गिरा या नहीं। अरे गिरा या नहीं गिरा, ये बात सेना से पूछिए, वो सही बताया CDS ने। आपको सेना क्यों झूठ बोलेगी? सेना तो दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक है हमारी सेना, इसीलिए हमको कोई इसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका जो नेतृत्व है वो नहीं है इस लायक
इसका नेतृत्व कर सके। इसीलिए लोगों को रिजिग्नेशन मांगना चाहिए। ये विपक्ष भी जो है ना, ये सब कीर्तनिया सब है। इन लोगों को मैं जरा भी कोई ग्रेस मार्क्स नहीं। अरे ऐसी हालत है देश की, इनको रिजिग्नेशन मांगना चाहिए कि आज रिजाइन करो। ये देश को कहाँ गड्ढे में ले जा रहे हो, कोई इज्जत नहीं रह गई। G7 कंट्री जो है मैं नहीं बुला रहा है, ट्रंप आपके साथ बेइज्जत कर चुका, बोल रहा है 6 बार बोल चुका, एक बार भी 11 बार 11 बार 11 बार जी 11 बार बोल चुका है। एक बार भी कैटेगरिकली क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बार भी उसका रेफ्यूटल ये उसको खंडन किया क्या? इधर से उधर से बातें कर रहा है। बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, बोला एक बार भी नहीं बोला। कंट्री बनाना कंट्री हो गया है भाई, इसको एकदम मान लीजिए, उसके बाद आपको समझने में सहूलियत होगी। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सवाल अब उठ रहा है कि एक शख्स की इमेज के लिए, उसकी इमेज, उसकी छवि जो है वो चमकती रहे, वो जगह जगह जाकर भाषण देता रहे और अपने मोदी के नारे लगवाते रहे, क्या उसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है? क्योंकि G7 में इन्विटेशन ना आना ये किसी एक शख्स की बात नहीं है, ये बात इस देश की डिग्निटी की है। वो मोदी जी अपने आप को नहीं, पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस देश के फिलहाल प्रधानमंत्री हैं। और क्या उस कुर्सी पर रहते हुए क्या नरेंद्र मोदी की वजह से इस देश की छवि और डिग्निटी जो है वो लगातार क्या कम होती जा रही है, उसकी छवि धूमिल हो रही है? ये सवाल जरूर उठ रहा है। और क्या चंद जो उद्योगपति घराने हैं उनको फायदा उठाने के लिए, या दो की जिनकी बात लगातार कर रहे हैं उनके लिए, क्या पूरी देश की अस्मिता से जो है वो सौदा किया जा रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। क्या अमरीश जी, आने वाला वक्त और क्या मुश्किल भरा हो सकता है? सवाल ये है कि ये बात मोदी के लिए नहीं है, बात यह है कि हम एक बहुत बड़ा देश हैं और उस देश को अहमियत न देकर G7 में ना बुलाया जाना, जहां पर ये क्लेम किया जा रहा था कि G7 में G8 कर दीजिए या G7+1 कर दीजिए और भारत उसमें शामिल हो जाएगा। बड़ी बड़ी हेडलाइंस जो हैं वो बनाई गई थी। और जब पहली बार गए थे मोदी जी तो बहुत गुणगान गाए गए थे कि देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि G7 में भारत की शिरकत हो रही है। और अब आप ये देखिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये मामला सिर्फ फॉरेन पॉलिसी तक का नहीं है, एक देश की छवि का है, उससे जुड़े कैसे व्यापार आएंगे, कैसे और हमारा देश तरक्की करेगा, इस सब से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। आपकी और हमारी और जो देश के 140 करोड़ लोग हैं उनकी जिंदगियों से जुड़ा मामला है ये। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस समय ऐसा क्रिटिकल जंक्शन आ गया, इतनी जल्दी आ जाएगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने फास्ट ट्रैक कर दिया। एक्चुअली इस सरकार को अब ये निर्णय लेना ही पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण, इस्लामोफोबिया को वो छोड़ने को तैयार है कि नहीं, इंटरनल पॉलिसीज में और एक्सटर्नल पॉलिसी। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपके इंटरनल पॉलिसीज का ही एक्सटेंशन माना जाता है। इस्लामोफोबिया अगर आपने नहीं छोड़ा तो 6 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं टिकेगी। मैं आपको रीजन बताता हूं। इस समय जो विश्व का माहौल है, 17 जून को एक समिट होने जा रहा है जहां पर फ्रांस और तमाम अरब कंट्री पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में डिक्लेयर करने जा रहे हैं। भारत की कहीं वहां चर्चा है? भारत पैलेस्टाइन का इतना पुराना समर्थक, इतना पुराना चैंपियन यासर अराफात यहां आके भारत का नाम उससे लिया जाता था। 1971 की वॉर में आपको पता है भारत को कितना फायदा हुआ है, पाकिस्तान से भारत लड़ रहा था। यहां पर मौलाना असद मदनी थे जो अभी महमूद मदनी के फादर, और मौलाना असद मदनी उस समय थे पार्लियामेंटेरियन थे, हुसैन अहमद मदनी के लड़के और जमीयत उलमा हिंद के उस समय चीफ थे। उन्होंने जो रोल प्ले किया अरब कंट्रीज जाके, केवल एक मुद्दा उन्होंने याद दिलाया फिलिस्तीन का, कि फिलिस्तीन के साथ अगर कोई खड़ा है तो भारत खड़ा है। 71 की ये सच्चाई कोई नहीं बताता है। ये 2 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। अरे तुम कुछ कर पाए इसीलिए क्योंकि तुम फिलिस्तीन के साथ थे, तुम्हें मुस्लिम मुल्कों का साथ था, सद्दाम हुसैन इराक का साथ था, सीरिया का साथ था, सारे अरब कंट्रीज का साथ था, इसी फिलिस्तीन के मुद्दे की वजह से, और कुछ नहीं था, कोई उस समय वो नहीं था। तो कहने का मेरा मतलब है, और इसमें देखिए क्योंकि हम लोग नेशनलिस्ट हैं और एक हम लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं 1857 की सेक्युलर लाइन पे कि किसी भी तरीके से अगर आपने इस्लामोफोबिया के रास्ते पे आप गए तो फिर यही होगा, आप घंटा बजाइए, आप जाके मंदिरों में जाके आप करिए, और वो पॉलिसी फेल हो गई है। जब अयोध्या में आप 2024 को हार गए, इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक डिफीट, एक एजेंडे की वो डिफीट थी। उसके बाद यहाँ की डोमेस्टिक ऑडियंस ने उसको नकार दिया
और अब इंटरनेशनल लेवल पे जो आप इस्लामोफोबिया फैला रहे थे और पाकिस्तान को ब्लेम कर करके एक जो सटल एक आप मैसेज दे रहे थे कि एंटी मुस्लिम के नाम पे सब लोग हमारा साथ दे, तुम्हारा साथ कौन देगा एंटी मुस्लिम के नाम पे? आज मुद्दा दूसरा हो गया है, मुद्दा फिलिस्तीन का हो गया है, मुद्दा आजादी का हो गया है, मुद्दा ये हो गया है कि दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई है। एक ग्लोबल साउथ है, एक ग्लोबल नॉर्थ है, एक रशिया चाइना ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल है। तुम तय करो तुम्हें कहां जाना है। ये जो देखिए तो आने वाला जो समय है वो आर्थिक रूप से हमारे लिए एक डाउनटर्न है। अभी भी देखिए प्रोजेक्शन ऐसे हो रहे हैं, हमारी जो जीडीपी है उसमें गिरावट आने की संभावना है। उसके बाद अभी जो ट्रम्प के जो नया टैरिफ रिजीम है, ये तो अभी अनाउंस ही नहीं हुआ भारत के लिए क्या है एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा नहीं। उसका क्या असर होगा वो 6 महीने में पता लग जाएगा, जो फाइनेंशियली, क्योंकि हर 6 महीने में इवैल्यूएशन होता है, वो 6 महीने में पता लग जाएगा। उसके बाद डिफेंस के मामले में जो आपके एयर चीफ मार्शल ने जो कहा कि आपको खासतौर पे आपके एयरफोर्स में बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी आप अपना तेजस विमान डिलीवर नहीं कर पाए हैं और उसके पुर्जे आप ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया में। ये जो सारी सिचुएशन है ये आने वाले दिनों में, और क्योंकि देखिए तमाम एनालिस्ट प्रवीण साहनी जैसे वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो पॉज हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में ये कभी भी हॉट वॉर में बदल सकता है और पाकिस्तान इस बार इनिशिएट करेगा। अब ये उनका कहना है, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इनिशिएट करेगा और उसको एज होगा क्योंकि चाइना उसके साथ है, तब फिर उस वहां पर तो आपकी तो डिफेंस कैपेबिलिटीज, डिफेंस आपकी तैयारी, वो बहुत सारी चीजों पर प्रश्न खड़े हो गए। हालांकि हमारे सीडीएस ने कहा है कि हम अपनी कमियों से जल्दी उबर गए और हमने फिर जवाब दिया, लेकिन हर बार ऐसा होगा ये तो जरूरी नहीं है ना। तो ये देखिए जो पूरा इस होल कल्चर ऑफ इंसुलेशन कि हम बस ये 3 लोग हैं, अमित शाह, डोवल और ये नरेंद्र मोदी, इसके अलावा दुनिया कुछ नहीं है, हम बस वो आपस में बात करेंगे, किसी को हम कुछ नहीं करेंगे। दिस कल्चर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, दिस ओवर प्लेइंग ऑफ द रिलीजियस कार्ड, ये सारी जो चीजें हैं ये इस समय ध्वस्त हो गई हैं। ये इस जंक्शन पे आके हमारा देश खा जी। बिल्कुल, अभी मैं देख रही थी खबर, मध्य प्रदेश से है, वहां पर बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं जो जिम है वहां पर पूरी तरीके से पुलिस भी तहकीकात करेगी और लव जिहाद नहीं चलेगा, क्योंकि उनको लगता है कि जो जिम चलाने वाले हैं वो ज्यादातर जो है मुसलमान है, वो जो ट्रेनर है वो मुसलमान है और वो इस तरह से जो हिंदू लड़कियां हैं उनको फंसाते हैं और वो फिर अपने जाल में फंसाकर लव जिहाद जो है वो करते हैं। आप सोचिए देश कहाँ आकर खड़ा हो गया है। कभी जाकर कोई भी इस तरह के ग्रुप जो है, जी बिल्कुल, किसी भी जिम में घुस रहे हैं और वहां पर जाके बैठकर पुलिस का एसआई है वो बैठकर कह रहा है कि यहाँ पर ना तो कोई ट्रेनर ना ही कोई ट्रेन, यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं होगा। तो कहाँ हम खड़े हैं, क्या हम कर रहे हैं? देश के जो जो सांसद हैं इनको चुनकर भेजती है जनता, वो किन चीजों में मुलव्विस हैं, वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका इंटेलेक्ट क्या है, वो किस तरह से बात करते हैं, वो सब कुछ आप देखिए, जो बहुत बड़े जो है वो सवाल खड़े करता है। सिद्धार्थ जी, क्या जब आप देश में ही इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, अपने ही देश के जो नागरिक हैं उनको ही दुश्मन की तरह पेश कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर फिर आप गांधी के सिद्धांतों की बात करते हैं, फिर आप अंबेडकर की बात करते हैं, आप संविधान और लोकतंत्र की दुहाइयां देते हैं, लेकिन अपने ही देश में आप क्या कर रहे हैं? क्या इस सबसे भी आपको लग रहा है कि जो एक छवि है एक देश की दूसरे मुल्कों में, वो भी कहीं ना कहीं तार तार हुई है? क्योंकि ये तमाम चीजें देश में नहीं इंटरनेशनली भी हेडलाइंस बनाती हैं। देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी का बहुत पुराना भारत में ये है। रावण भी आया था तो सीता जी को हरण करने के लिए राक्षस रूप में 10 सर और 20 हाथ लेके नहीं आया था, वो भी साधु रूप में आया था। तो कोई कुछ अच्छी बातें कहता है, अच्छी बातें कह देता है, गांधी जी और अंबेडकर का नाम ले लेता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गांधी जी और अंबेडकर को मानता होगा, उसकी कृति उससे भिन्न होगी। तो आपका जो सवाल है और जो अमरीश जी ने कहा और अनिल सर ने कहा, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो आपका आज का कार्यक्रम है G7, उसी से मैं तार बांधने की कोशिश करता हूँ। और एक मिसाल के तो एक सीधी सी बात है कि G7 में भारत को या तो बुलाया नहीं गया या तो भारत जा नहीं रहा है। तो ही हो सकता है कि या तो कनाडा ने नहीं बुलाया इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं, या तो हमने तय किया है हमें नहीं जाना है, हम नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम सिद्धार्थ जी, मैं आपको रोक रही हूँ, ये अभी तक कंफर्म है कि अभी तक नहीं बुलाया गया है, ये हाँ, कंफर्म ठीक है है कि अभी तक नहीं बुलाया गया, क्योंकि वहां कनाडा से भी इसको कंफर्म किया गया
उनकी तरफ से भी नहीं कहा गया कि हम आगे कोई बुलाने जा रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। जी, तो नतीजा ये होगा कि G7 दुनिया के 7 बड़े देश बैठने वाले हैं, उसमें भारत उसमें किसी कारण से नहीं होने वाला है। इसका मतलब विश्व की राजनीति में आपने खुद को अप्रासंगिक कर लिया है, इसमें तो यहीं पर प्रमाणित हो जाता है। ये ऐसी स्थिति आज हुई क्यों है? इसको एक मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ, डीबी लाइव के दर्शक हैं। समाज में ना हमेशा 3 तरह के लोग होते हैं। कहीं पर भी अगर आप एक छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी गिर गया तो देखिएगा कुछ लोग जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, बहुत सारे लोग मुंह फेर लेते हैं कि भैया हमने तो कुछ किया नहीं, हम क्यों मामले में फंसे। लेकिन एक छोटे सा बदमाश ग्रुप भी रहता है, वो सोचता है कि चलो एक आदमी गिरा हुआ है, उसकी पर्स और चेन खींच, पर्स और घड़ी खोल लेते हैं। तो समाज में हमें पता है कि सामाजिक लोग भी होते हैं, असामाजिक लोग भी होते हैं, समाज विरोधी लोग भी होते हैं। उसी तरह से दुनिया में जो देश हुए हैं, वो कुछ देश उदार हैं, कुछ देश कट्टर हैं और कुछ देश बर्बर हैं। पाश्चात्य देशों ने दुनिया भर में 26 क्या कहते हैं 9/11 के बाद सितंबर 2001 में जब अमेरिका पर हमला हुआ तो शुरुआत में जो भी उनका रिस्पॉन्स रहा हो, बाद में उन्होंने अपने डॉक्ट्रिन में बदलाव किया, अपने सिद्धांत को उन्होंने बदला कि इस्लामोफोबिया के स्थान पर ना उन्होंने थोड़ा सा एक महीन फर्क करना शुरू किया। उन्होंने इस इस्लामिक इंडोनेशिया के साथ दोस्ती का संबंध रखना शुरू किया, कट्टर इस्लामिक सऊदी अरब के साथ व्यवहारिक रिश्ता रखना शुरू किया और बर्बर इस्लामिक तालिबान को घर में घुस के दंड भी देना शुरू किया। तो मतलब दुनिया ने देख लिया कि 3 तरह के होते हैं, उदार अलग होता है, कट्टर अलग होता है, बर्बर अलग होता है। तो वो इस इंडोनेशिया भी इस्लामिक देश है, उसके साथ दुनिया भर दोस्ती का संबंध रखता है। हमको पता है कि सऊदी अरब थोड़ा सा कट्टर देश है, उसके साथ भी दुनिया संबंध रखती है, लेकिन दोस्ती का कम रखती है, व्यापार का ज्यादा रखती है। तालिबान भी एक इस्लामिक देश है, उसके साथ दुनिया ऐसा रिश्ता रखती है कि उसके घर में घुस के भी बमबारी कर देती है। इस तरफ हुआ यह है कि बीजेपी इकोसिस्टम ने पड़ोस के बचपन के मेरे दोस्त अब्दुल को भी गरियाने का काम शुरू कर दिया है। अब यही द्वंद्व है जिसके चलते बीजेपी गवर्नमेंट को दुनिया भर में बचकाने रूप में देखा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि थ्रोइंग द बेबी आउट विथ द बाथ वाटर। आपने बच्चे को नहलाया था, पानी भी फेंक दिया, बच्चे को भी फेंक दिया, क्योंकि 2 देशों के संबंध जो होते हैं वो बहुआयामी होते हैं। उसमें अर्थव्यवस्था भी होती है, उसमें खेल भी होता है, उसमें रक्षा भी होता है, उसमें व्यापार भी होता है, उसमें फिल्में भी होती हैं, उसमें संगीत भी होता है, बहुत सारी चीजें मिला के 2 देशों के बीच में बहुआयामी संबंध होता है। आप उस बहुआयामी संबंध को एक ही व्यक्ति के मामले पर लाके, किसी एक ही मुद्दे पर लाके फंसा दीजिएगा कि यही मुद्दा सॉल्व नहीं करोगे तो हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं रहेगी। जिस तरह से अभी ट्रंप साहब ने किया, पूरी दुनिया के साथ उन्होंने टरीफ की एक बात कर दी है, तो सारी दुनिया ना ट्रंप साहब से नाराज है कि क्या भैया हमारा आपके साथ बहुत सारे और मामलों पे रिश्ता, ये टरीफ का क्या कहते हैं झुंझुना काहे पकड़ के बैठ गए हो। तो भारत को यह समझना चाहिए कि इसने इस्लामोफोबिया के नाम पर जो उदार कट्टर और बर्बर के बीच में जो दुनिया ने अंतर करना शुरू कर दिया था, इसको इन्होंने बदल के कर दिया कि तुम्हारे बचपन का दोस्त जो अब्दुल है उसको भी तुमको गरियाना चाहिए। तो ये जो समस्या है, दुनिया ये देख रही है कि भारत और बीजेपी गवर्नमेंट का ये जो रिस्पांस है ये बहुत बचकाना है। और मुझे बताइए कि कहीं पर भी अगर 5-4 वयस्क लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो वहां पर बच्चों को बुलाया नहीं जाता है। बच्चे आते भी हैं तो उसको कहते हैं कि बेटा थोड़ी देर बाहर रहो, हम लोग थोड़ी गंभीर बातें कर रहे हैं। तो G7 वगैरह जो है ना वो बहुत गंभीर स्टेज बन गया है और भाजपा की सरकार ने इस तरह का तो अपने वोटरों को खुश करने के लिए, हालांकि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार इस चीज को खुद मानती है, क्योंकि वो खुद नहीं मानती, इसीलिए तो भारत के प्रधान जी कतर के एमीर को गले लगा लेते हैं। तो भारत के प्रधान जी को कतर के एमीर को गले लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है कि कहीं उनका जो वोटर है भाजपा का वो अपने पड़ोस के दोस्त अब्दुल को नहीं गला लगा ले, क्योंकि वो दोनों गले लग जाएंगे तो बीजेपी का वोट चला जाएगा। तो बीजेपी अपने आप में सरकार के नाते तो कतर के अमीर के सबको भी गले लगा लेती है और सऊदी अरब से भी तेल खरीद लेती है, लेकिन वो अपने समर्थकों को कहती है कि पड़ोस में जो तुम्हारा बचपन का साथी अब्दुल है उसके साथ तो तुम झगड़ा झंझट करना शुरू करो। तो मेरे ख्याल से दुनिया ने ये चीज देख ली है। इसी को कहते हैं, रामायण में एक दोहा है, उगरई अंतन होई निबाहु काल नेम जिमि रावण राहु। आप इस तरह की द्वंद और इस तरह का पाखंड को बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकते। मेरे ख्याल से इसी के कारण ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले जिस समय पहलगाम हुआ था
उस समय हमने देखा था कि दुनिया भर की सहानुभूति भारत के साथ थी, लेकिन 15 दिन के बाद जब आपने ऑपरेशन सिंदूर किया तो वो सहानुभूति समर्थन में तब्दील नहीं हुई। एक भी देश समर्थन में नहीं आया। जो 3 देश आए वो भी 3 बहुत अजीब देश आए। एक इजराइल आ गया, एक तालिबान भी आ गया। तालिबान कहा और इजराइल कहा, ये दोनों भारत का समर्थन कर रहे हैं। और चीन हो, रशिया हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ये सब अगर चुप्पी साधे बैठे हैं तो इसका मतलब मैंने पहले जैसे कहा ना कि आपने अगर अपने आप को विश्व गुरु बोल दिया है, इसका मतलब बाकी सब लोगों को आप शिष्य बना रहे हो। वहां पे दोस्ती कहाँ होगी? गुरुजी एक छड़ी लेके घूम रहे होंगे, आप कहेंगे बच्चे उसके वहां कहाँ है, तो बच्चे तो कन्नी काट के भाग रहे होंगे कि कहाँ गुरुजी पकड़ लेंगे और कहेंगे नहीं नहीं क्लास में बैठो, हम तुमको प्रवचन सुनाने वाले हैं, नहीं तो छड़ी मारेंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्ती जी दोस्ती होती है बराबरी में। भारत की सरकार ने पिछले 10 साल में भारत का प्रचार कम किया, भारत के एक व्यक्ति का, भारत के प्रधान जी का नाम का प्रचार ज्यादा किया। ये देश 140 करोड़ लोगों का है, इसीलिए मेरा कहना है दो देशों के बीच में संबंध बहुआयामी होते हैं। उसको एक आदमी को कर दो कि बस इस एक आदमी को हमको प्रोजेक्ट करना है, इसका ही सब जगह फोटो खींचना है, इसी का सब जगह सेल्फी आना है, इसी को हर जगह विश्वगुरु बनाना है, तो बाकी 140 करोड़ लोगों के साथ संबंध कट जाते हैं ना। तो मेरे ख्याल से दुनिया ने देख लिया है कि भारत की जो वर्तमान भाजपा सरकार है, इसके क्या कहते हैं, कूटनीति, रणनीति या राजनीति जो भी कहिए, ये बहुत बचकानी है। और बच्चों को बड़े लोगों के साथ, बड़े लोग बच्चों को अपने गंभीर विषयों की चर्चा में शायद नहीं बिठाते हैं, इसीलिए G7 में नहीं बुलाया होगा। जी, बहुत गंभीर बात आपने कही है एक अलग ही अंदाज में, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को वो समझ में आ रहा होगा। और लेकिन सवाल यही है कि भारत सरकार 2014 से पहले भारत सरकार हुआ करता था, लेकिन अब मोदी सरकार हो गया, यानी कि सारी चीजें जो हैं वो देश की वो एक आदमी के सेंटर में है, यानी कि मोदी जी हैं और बाकी फिर सारी चीजें हैं। उसके बाद जब आप देश से ऊपर एक शख्स को रख लेते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन है तो एक शख्स ही ना, कि उनको आप उसके सबसे ऊपर रख लेते हैं और उसी के इर्द गिर्द फिर तमाम चीजें होती हैं, हर चीज उसी के तरफ इवॉल्व होती हैं, तो फिर उसका खामियाजा भी देश को भुगतना पड़ता है। ये हम साफ तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अनिल जी, बहुत संक्षेप में आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो देश में हो रहा है, आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब अभी भी आपको तमाम देशों की जरूरत है, आप मुस्लिम देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, यानी कि आपको उनके सहयोग की जरूरत है, आप उनके साथ व्यापार और हर तरह के संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन देश के मुसलमानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप बांग्लादेशियों के नाम पर आप क्या कुछ कर रहे हैं, वो भी तो दुनिया देख रही है। नहीं नहीं, देखिए वो सही कहा, बचकानी बात में सही है कि ये लोग सब ये सब म्युनिसिपल कॉरपोरेटर होने के लायक लोग थे, ये लोग केंद्रीय सत्ता में आ गए। तो अब इनका भाषण का लेवल आप देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री को इस तरह से घुस के मारेंगे, बिल से निकाल लेंगे, तो क्या कहते हैं गोली खाओ, मतलब वो जो है शोले का डायलॉग कहीं का, वो भी जो इनका डायलॉग राइटर्स भी है सब वो पुअर किस्म का है। उसके भी अच्छे डायलॉग राइटर्स हैं, बॉम्बे में इंटरनेशनल डायलॉग लिखने वाले हैं, जावेद अख्तर वगैरह जैसे लोग, उनको हायर करना चाहिए। ये इन्होंने सब जो है सब स्टैंडर्ड लोगों को हायर करके रखा हुआ है, वो वही सब इनका लिखता पढ़ता है, तो इसको तो जाने दीजिए। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि G7 का भी बहुत महत्व था। अभी टैरिफ के मतलब ट्रंप के आने के बाद वर्ल्ड में इकोनॉमी की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और उसके बाद पूरा टैरिफ से, सिर्फ टैरिफ का मामला नहीं है, वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, वो चेंज होने वाला है। नॉट ओनली इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने के संकेत दिए उसने, जिसमें फोकस जो है वो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम से हट करके इकोनॉमी और ट्रांजैक्शंस पैसे पर आने वाला है। ये एक नई चल रही है जिसको कि यूरोप भी रेसिस्ट कर रहा है। ऐसे में ये सारे कंट्री जो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी तय करते हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, वो बात करेंगे टैरिफ के बारे में, वो बात करेंगे जो वर्ल्ड ऑर्डर क्या कहते हैं सिक्योरिटी का ऑर्डर बनने वाला है, हमारा ईरान से कैसा रिश्ता होगा, ये सब सारी चीजें भी एक तरह से वो डिस्कस करेंगे। तो आप जो है आपने क्या किया, आप उससे और इस पूरे डिबेट से यूक्रेन को क्यों बुलाया गया? यूक्रेन को बुलाया गया इसीलिए कि वो रसिया के खिलाफ एक पोल बन के उभरा है, रेसिस्ट कर रहा है रसिया को।
तो G7 की जो पॉलिटिक्स है, ब्राजील को बुलाया गया है। सब सारा सब स्ट्रेटेजिक ये है, क्या कहते हैं, इन्विटेशन है। उसमें आप कहीं नहीं है, उसमें आप कहीं नहीं है। किसी को चाइना से अलग करना है, ब्राजील या बाकी लोगों को, किसी को रूस के मुकाबले खड़ा करना है। ये पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है उसके हिसाब से हुआ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के आधार पे, उसमें आप जीरो है। आपका कोई वैल्यू नहीं है। आप चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते, ना आप जो है क्या कहते हैं अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते, न रशिया के साथ खड़े हो सकते। आपका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत बहुत समझिए कि अशुभ संकेत है भारत के लिए। अभी जबकि जब टैरिफ का मामला हम सबसे ज्यादा रिसीविंग एंड पे है, क्योंकि हमारा कोई स्टैंड नहीं है। ऐसे समय में अगर वो लोग हमको माइनस करके अगर कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये समझिए कि इसका कोई पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, ये सब तो कुछ लेना देना नहीं है। इसका जो पूरा ओवरऑल इम्प्लीकेशंस है, इंडिया के सिक्योरिटी, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का अभी आपको हथियार की जरूरत है। और अभी बताइए कि जो हथियार सप्लाई करने वाला सारा कंट्री है वो वहां बैठेगा, लेकिन आप कहीं नहीं है। तो आपके कंसर्न को कोई सुनने वाला नहीं है। आप वहां जाते तो हर तरह की बातें करते, टैरिफ से लेकर के हथियार तक की बात अलग अलग ढंग से उन लोगों से होती। कुछ नहीं, आपका कहीं है ही नहीं कोई से। अब कनाडा से जो लग रहा था कि हमारा रिश्ता अच्छा हो रहा है, इसका मतलब वो अच्छा होने वाला नहीं है। ट्रूडो के साथ जो चल रहा था वही चलने वाला है। ये भी बहुत अशुभ है, क्योंकि आप उसको नहीं मिटा पाए, जो रिलेशनशिप था उसको ठीक नहीं कर पाए। आप बहुत कठिन परिस्थितियां हैं। और वो जो है साफ साफ खालिस्तान का समर्थन अगर करेगा तो हमारे लिए और डिफिकल्टी बढ़ेगी। ये समझ लीजिए कि पूरा गर्क कर दिया है इन्होंने बेड़ा हिंदुस्तान का। और एक ही उपाय है कि इनको गद्दी छोड़ने के लिए विपक्ष कहे, वो विपक्ष तैयार नहीं है। इसीलिए कि विपक्ष में भी सब लोग जो है अपनी अपनी मतलब जैसे अपना अपना फीफडम जिसको बोलते हैं आप, जमींदारी चलाते रहना है। ममता बनर्जी को बंगाल में, ये सब मत जाइए कि उनको ममता बनर्जी को क्या गाली दिया। ये दोनों 1 to 1 करके दोनों एक दूसरे को कायम रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और इस पॉलिटिक्स को भी समझने की जरूरत है। और इसमें हमें ये देखने की जरूरत है कि जो दो कारोबारी घराने हैं उनके हित कहाँ कहाँ किस किस तरह से साधे जाने हैं, उसके हिसाब से भी देश की और विदेश में जो हमारी पॉलिटिक्स का है या डिप्लोमेटिक रिश्ते जो है या दूसरे देशों से जो हमारे रिश्ते हैं, वो भी बहुत कुछ आधार पर, या मैं कहूं कि सब कुछ इस पर भी निर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। 11 साल में लगातार चेताया जाता रहा, लेकिन आप देखिए एक बार सत्ता पर काबिज हुए मोदी, दोबारा हुए और तीसरी बार हुए, इस बार बैसाखी पर है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि जो परिस्थितियां फिलहाल खड़ी हो गई हैं वो देश के लिए बेहद घातक और खतरनाक साबित होने वाली हैं। हर मोर्चे पर ये साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अमरीश जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, अनिल जी आपका। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7 बजे जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में। नमस्कार।